नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। केंद्र सरकार सभी योजनाओं को समय पर लागू करके देश के गांवों को बनाएगी गरीबी मुक्त। ग्रामीण विकास मंत्रालय नए साल में देगा 10 लाख घरों को मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को सख्ती से लागू करने की याचिका पर सुनवाई आज। ओवैसी ने दायर की है याचिका। किसान नेता डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पंजाब सरकार को पिछली सुनवाई के आदेश का करना है पालन। अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में ट्रक ने भीड़ को रौंदा। 15 लोगों की मौत और 30 लोग घायल। FBI को ट्रक से मिला इस्लामिक स्टेट का झंडा और कई हथियार। और उत्तर भारत में ठंड ने बढ़ाई ठिठुरन। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की संभावना। कोहरा जारी, स्कूल के समय बदले। और आइए अब इन खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन हो रही सभी योजनाओं को सही तरीके से निर्धारित समय पर कार्यान्वयन करके गरीबी मुक्त गांव देश में बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीबी मुक्त भारत के सपने को साकार करने में ग्रामीण विकास मंत्रालय का ये प्रयास प्रमुख भूमिका निभाएगा। कल नई दिल्ली में नए साल के अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय के अलग अलग कार्यों की समीक्षा करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के अगले 1 महीने के कामकाज का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आगे मंत्रालय के कार्यों के मासिक आधार पर लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे और उन लक्ष्यों को हासिल करने का प्रयास जारी रहेगा। इसके साथ मनरेगा, PMGSY, PM आवास, NRLM, DFY, NRLM, NSAP दिशा आदि के कार्यों की समीक्षा करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभाग के अधिकारियों को कहा कि अगले 1 महीने के अंदर निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी को कार्य करना होगा। इधर नया साल भोपाल वासियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। 40 साल से शहर की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में पड़े जहरीले कचरे से अब निजात मिलने जा रही है। 337 टन जहरीला कचरा धार जिले के पीथमपुर ले जाया गया है, जहां इस कचरे को नष्ट किया जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी। भयावह गैस त्रासदी झेल चुके भोपाल के लाखों लोगों को मिलने जा रही है बड़ी राहत। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ओर से 1 महीने के भीतर जहरीला कचरा हटाने के आदेश। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री को मिल रही घातक कचरे से मुक्ति। कचरे को बड़े कंटेनरों के जरिए पीथमपुर भेजकर किया जाएगा नष्ट। कचरे को पीथमपुर इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी तक ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण। जबलपुर हाई कोर्ट की ओर से 1 महीने के भीतर भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में रखा जहरीला कचरा हटाने के आदेश के बाद मध्य प्रदेश सरकार भोपाल की जमीन से यूनियन कार्बाइड का दाग धोने की ओर आगे बढ़ गई है। 337 टन जहरीले कचरे को हवा रहित 12 कंटेनरों में लोड कर पीथमपुर भेजा जा रहा है। जहरीले कचरे को कंटेनर में रखने से पहले 100 से अधिक कर्मचारियों ने हवा रहित बैग में पैक किया। यह पूरी प्रक्रिया केंद्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विशेषज्ञों की देखरेख में की गई। यहां लगे मजदूरों को सुरक्षा की दृष्टि से PPE किट पहनाकर पैकिंग का काम कराया गया है। इनकी शिफ्ट प्रत्येक आधे घंटे में बदली गई। जो कंटेनर को सील करना, एयर टाइट करना, ताकि ट्रांसपोर्ट के दौरान किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट में उस टॉक्सिक वेस्ट का टच नहीं आ जाना, ये सारी चीजें भी सुनिश्चित की जा रही हैं। वहां पे भी जो इंसिनरेशन की कार्रवाई होगी उसकी भी ना पूरी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाएगी, क्योंकि जो टॉक्सिक वेस्ट है पहले जितना ये ट्रायल की जो रन की रिपोर्ट आई है उसी तारतम्य में ही उसकी केमिकल कंपोजिशन की भी एनालिसिस की जा चुकी है। वहीं इस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का कचरा भोपाल से जाने को लेकर भोपाल के लोगों में खुशी है। गैस पीड़ितों को लगता है कि 40 साल से जो डर उनके मन में बना हुआ था अब वो खत्म होगा। इतना जहरीला कचरा यहाँ से हटाया जा रहा है, उसको शिफ्ट किया जा रहा है, कहीं और डंप किया जा रहा है, क्योंकि हम
ने देखा है, क्योंकि मैं खुद अब अपनी आंखों से देखा है हमीदिया में। ये बहुत खुशी की बात है और लोगों को बहुत सुकून की बात है कि ये कचरा यहाँ से शिफ्ट हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ जो कचरा था पीतमपुरा जो जा रहा है, यहाँ से जो हमें दहशत बनी रहती थी, हमें डर जो बना रहता था, वो डर हमेशा के लिए खत्म होगा। गौरतलब है कि पीथमपुर में राम की कंपनी ने जहरीला कचरा रखने के लिए अलग से सुरक्षित लैंडफिल साइट का निर्माण कराया है। यहीं पर 337 टन कचरे को बैग में रखा जाएगा। कंपनी कचरा जलाने से पहले भी इसका परीक्षण करवाएगी। यदि पर्यावरण को लेकर सभी जांच रिपोर्ट सकारात्मक रही तो इसको जल्द से जल्द जलाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसे जलाकर खत्म करने में 3 से 9 महीने का समय लगने का दावा किया जा रहा है। भोपाल गैस त्रासदी ने भोपाल गैस पीड़ितों की तीसरी और चौथी पीढ़ी तक को प्रभावित किया है। भोपाल से अब ये कचरा जब पीथमपुर जा रहा है तो भोपाल के लोगों ने तो राहत की सांस ली है। इस कचरे से अब किसी को नुकसान नहीं होगा और इसके निष्पादन में भी पूरी सतर्कता बरती जाएगी। कैमरामैन गौरव निरगुड़कर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। और इधर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 मामले में MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। ओवैसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। ओवैसी ने 17 दिसंबर 2024 को याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में उन्होंने कोर्ट से केंद्र सरकार को कानून को सख्ती से लागू करने का निर्देश देने की गुहार लगाई है। इधर सुप्रीम कोर्ट किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए पंजाब सरकार के खिलाफ अवमानना कार्रवाई संबंधी याचिका पर आज सुनवाई करेगा। डल्लेवाल 1 महीने से अधिक समय से आमरण अनशन पर हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइया की पीठ याचिका पर सुनवाई करेगी। पंजाब सरकार ने अवकाशकालीन पीठ को सूचित किया था कि डल्लेवाल चिकित्सा सहायता के लिए सहमत हो गए हैं, क्योंकि केंद्र ने बातचीत का उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। और संगम की धरती पर 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। महाकुंभ में अखाड़ों के नागा सन्यासी आकर्षण का केंद्र होते हैं। अखाड़ों के लिए त्रिवेणी मार्ग पर अखाड़ा नगर बसाया गया है। इसी कड़ी में बुधवार को शैव परंपरा के श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े की महाकुंभ छावनी प्रवेश शोभा यात्रा निकाली गई। संगम की धरती पर 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का आगाज। महाकुंभ में अखाड़ों के नागा सन्यासी आकर्षण का केंद्र। अखाड़ों के लिए त्रिवेणी मार्ग पर अखाड़ा नगर बसाया गया। श्री शंभू पंचायत अटल अखाड़े का महाकुंभ छावनी प्रवेश। अटल अखाड़े की शोभा यात्रा में आस्था और संस्कृति के रंग। प्रयागराज की सड़कों पर श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम। महाकुंभ 2025 की रौनक प्रयागराज में साल के पहले दिन श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा के नगर प्रवेश में देखने को मिली। महाकुंभ को भव्य, दिव्य और नव्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने खास इंतजाम किए हैं। इस दौरान श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा के शोभा यात्रा ने बैंड बाजे के साथ बड़े ही धूमधाम से शाही अंदाज में महाकुंभ छावनी में प्रवेश किया। अटल अखाड़े के नगर प्रवेश में सनातन का अद्भुत और अलौकिक वैभव नजर आया। इस दौरान अखाड़े के ईष्ट गणेश भगवान की प्रतिमा की प्रयागराज की जनता और आए श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस मौके पर प्रयागराज के जाने माने कलाकार राजेंद्र तिवारी ने अपने सर पर महाकुंभ के अमृत कलश की प्रतिमा लेकर लोगों को महाकुंभ 2025 में आमंत्रित किया और लोगों से स्वच्छ और निर्मल गंगा रखने का आह्वान किया। प्रयागराज की पावन भूमि वो भूमि है यहाँ पर जो आता है माँ त्रिवेणी में स्नान करता है वो कर जाता है। भी हमारे अपने भंडारों में और इसका इस्तेमाल न करके मिट्टी के कुल्हड़, कागज के कप ग्लास का प्रयोग करें, जिससे पूरा मेहनत से साफ स्वच्छ बना रहे और माँ गंगा पर मुक्त रह सके। राजेंद्र कुमार। इस बीच प्रयागराज में संगम की रेती पर सैंड आर्टिस्ट अजय गुप्ता ने आकृति बनाकर स्वच्छता का संदेश दिया। सैंड आर्ट में सर हम लोगों ने दिखाया कि किस प्रकार श्रद्धालु आते हैं, माँ गंगा का स्नान करते हैं और पुण्य कमाते हैं। तो उसमें हमारे कितने बाबा भी आते हैं, तो हम लोगों ने एक बाबा का भी दृश्य बनाए हैं। साथ में देखा जा रहा है कि स्वच्छता को लेकर जो हमारे प्रयागराज में इतना तैयारियां चल रही कि हर एक चीज़ जगह साफ सफाई है, उसको लेकर हम लोगों ने महिलाओं का भी एक पोर्ट्रेट बनाया है। यहाँ पे सैंड आर्ट बना हुआ है जो स्वच्छता को दर्शा रहा है
और जो कुंभ की थीम है उस थीम को दर्शा रहा है, तो काफ़ी अच्छा लगा बच्चों को भी और हम लोगों को भी। प्रयागराज में गंगा के किनारे महाकुंभ नगर सांस्कृतिक जश्न का केंद्र बनने जा रहा है। महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और ये जश्न पूरे 45 दिन का होगा, जो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। यह साल 2012 में हुए महाकुंभ से करीब 3 गुना बड़ा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात मौसम के मिजाज की। उत्तर भारत में शीतलहर का असर साफ देखा जा रहा है। पहाड़ों में लगातार हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में ऊपरी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 0 से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है। 4 जनवरी से पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ भारी बर्फबारी और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बर्फबारी होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और बाल्टिस्तान में ठंड बढ़ने और शीतलहर का अनुमान व्यक्त किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी शीतलहर चलने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने 2 दिन घना कोहरा छाने के साथ शीतलहर बढ़ने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं दक्षिण भारत के तमिलनाडु में चक्रवाती हवाओं के कारण गरज के साथ बारिश होने की संभावना भी है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को पूरा विश्वास है कि साल 2025 में भारत वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये बात उन्होंने डीडी न्यूज से हुई एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान कही। आइए सुनते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। सर, डीडी न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अमरेंद्र जी, धन्यवाद। सर, जिस तरह से अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की, तो विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है और 2024 आपके विभाग यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी कई अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए याद किया जाएगा। सर, सबसे पहले अगर ओवरऑल मैं उपलब्धियों की बात करूँ तो इस पूरे साल को आप कैसे देख रहे हैं? जैसा कि आपने स्वयं कहा अपने आरंभिक वाक्यों में, गत 10 वर्षों में जिस प्रकार की प्राथमिकता विज्ञान, प्रौद्योगिकीकरण, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स को हासिल हुई है, शायद ऐसे पहले कभी ना थी। और उसका शायद ये भी कारण हो सकता है कि पिछली सरकारों की ये प्राथमिकता में था भी नहीं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक बड़ी फ्यूचरिस्टिक विजन है, दूरंदेशी है, और वो स्वयं भी समझते हैं और अपने देशवासियों को सदा जागरूक भी करवाते रहते हैं कि आने वाले समय में जितनी भी प्रगति, जितनी भी ग्रोथ, जितना भी विकास होगा दुनिया भर में, वो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन आधारित होगा। और चूँकि अब भारत लगभग प्रथम श्रेणी के देशों में आन करके खड़ा हो गया है और जैसे लक्ष्य रखा गया है विकसित भारत 2047 का, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उसकी सिद्धि के लिए, उस शिखर पटल पर पहुंचने के लिए अनिवार्य है कि हम भी उन्हीं मान्यताओं का, मापदंडों का और चुनौतियों को उन पर पूरा उतरने का उसी तरह की अपनी रणनीति बनाए जैसे कि अन्य देशों ने। यानी अगर हमारा कंपटीशन ग्लोबल है तो हमारे बेंचमार्क्स भी ग्लोबल होंगे, बेंचमार्क्स ग्लोबल है तो हमारी स्ट्रेटजी भी ग्लोबल होगी, और स्ट्रेटजी ग्लोबल है तो हमारे पैरामीटर्स भी ग्लोबल होंगे। और उसी सोच को लेकर के अगर आप विशेषकर सन 2024 की बात करें, जो अभी हाल ही में कल ही समाप्त हुआ है, एक तो बड़ा सुखद संयोग था कि 2024 का आगाज़ जब हुआ तो खबरों में जो सबसे नुमाया, सबसे प्रमुखता से जो खबरें छपी वो विज्ञान को लेकर के थी। उस समय वो अंतरिक्ष का आदित्य हुआ था, जो पहला ऐसा मिशन था जो सूरज की खोज को निकला था, सूरज के रहस्यों की खोज को, और भारत चंद एक उन देशों में था जिन्होंने ये प्रयास किया था। और जब वो ये साल समाप्त होने को आया तो 30 तारीख को भी स्पेडएक्स, जो डॉकिंग अनडॉकिंग का मिशन था, वो रहा। लेकिन उससे हट करके, क्योंकि उसकी चर्चा तो पिछले 3-4 दिनों में होती रही, हम ये ना भूलें कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारी पुरानी बंदिशों को तोड़ करके विज्ञान और प्रौद्योगिकीकरण के क्षेत्र को उन पिछले बंधनों से मुक्त करके एक खुली फिजा में विकसित होने का अवसर दिया है।
साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आज भारत जो दुनिया भर की जो चुनौतियां हैं न सिर्फ उसको सामना कर रहा है बल्कि आज लीड करने की क्षमता में भी पहुंच गया है। सर 25 और आगे के फ्यूचर में इस क्षेत्र को आप किस तरह से देख रहे हैं सर? दूसरे देशों की तुलना में हमें कुछ एडवांटेजेस हैं। एक तो ये कि वी आर अमंग द फर्स्ट इनिशिएटर्स। जैसे मैंने कहा बायोटेक्नोलॉजी की पॉलिसी अभी दूसरे देशों ने भी सोचा नहीं, हमने रोल आउट कर दी, हमने इस पर काम भी शुरू कर दिया मिशन मोड पर। और दूसरा ये भी कि हमारे पास इसका बहुत बड़ा रिसोर्स है, हिमालय भी है, समुद्र तट भी है, और ये सारे बायोडाइवर्सिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारा जो कुदरती रिसोर्स जो हमें उपलब्ध है उसके साथ अगर जोड़ दिया जाए जो सरकार की तरफ से पहल की गई है तो मुझे लगता है कि हम अगले बाकी देशों की तुलना में एक कदम आगे रहेंगे, उनको बल्कि बहुत सारी बातों में अपनी सीख दे सकेंगे जैसे कि आज अंतरिक्ष के क्षेत्र में दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिनका साफ तौर पर मानना है कि जिस तरह से लगातार 2014 से मोदी सरकार ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रही है, इस दौर में देश ने कई आमूल परिवर्तन करते हुए कई उपलब्धियां हासिल की हैं। और इधर मध्य प्रदेश के 29 जिलों में बड़ा बदलाव हो रहा है। इन जिलों के सैकड़ों गांव की कायापलट की तैयारी की गई है। सरकार ने सभी जिलों के अधिकांश वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में बदलने के लिए गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। एमपी के आदिवासियों को नए साल का तोहफा, मध्य प्रदेश सरकार बदलेगी गांवों की सूरत। आदिवासियों के लिए वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलने का ऐलान। 29 जिलों के 827 वन ग्राम बनेंगे राजस्व ग्राम। इसके साथ ही आदिवासी समुदाय को मुख्य धारा में जोड़ने का रास्ता आसान। आदिवासियों को सड़क, बिजली और पानी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उठाया गया कदम। अब इन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी लोगों को जमीन और कृषि संबंधी अधिकार भी प्राप्त हो सकेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने 29 जिलों में वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में बदलने के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस बदलाव से इन क्षेत्रों में विकास कार्यों में तेजी आएगी और आदिवासी समुदाय को मुख्य धारा में जोड़ने की राह आसान होगी। मध्य प्रदेश में कुल 925 वन ग्राम हैं, जिनमें से 827 को राजस्व ग्राम में बदला जा रहा है। इस बदलाव की नींव 20 साल पहले रखी गई थी। 2002-2004 के बीच राज्य सरकार ने वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में बदलने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भोपाल में वन समितियों के सम्मेलन में इस फैसले की घोषणा की थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में अधिकारियों के साथ बैठक कर इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने वन अधिकार अधिनियम और पेसा एक्ट का पालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। जिन 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया, उनमें से 792 को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित किया जा चुका है। अब तक 790 गांवों का गजट नोटिफिकेशन भी करा दिया गया है। 29 जिलों के 827 जो वन ग्राम है उसको राजस्व ग्राम में बदलने का निर्णय लिया है। ऐतिहासिक निर्णय है। इससे आदिवासी वर्ग को उनका जो अधिकार प्राप्त होंगे, बिजली, सड़क, पानी के जैसे अधिकार राजस्व ग्रामों के होते हैं, वन ग्राम के भी जो राजस्व ग्राम का नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बाद उन्हें प्राप्त होंगे। आदिवासियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने, वन ग्रामों में राजस्व व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ये फैसला लिया गया है। इसके तहत वन ग्रामों में अब सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। वन ग्रामों के राजस्व ग्रामों में बदलने के बाद यहाँ के निवासी भी सामान्य ग्रामीणों की तरह जमीन और कृषि संबंधी अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकेंगे। इससे जंगल के कानून की तलवार आदिवासियों के सिर से हट जाएगी, जो पहले उनकी आजीविका और जीवन शैली में बाधा उत्पन्न करती थी। इस बदलाव से आदिवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सरकार के इस प्रयास से आदिवासी गांवों में आधुनिक सुविधाओं का प्रवेश होगा और वे कानूनी तौर पर अपने अधिकारों का पालन करने में सक्षम होंगे। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में तब्दील करने का मुख्य कारण आदिवासी समाज को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है, जिसके तहत सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य है। कुमार गौरव के साथ श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज, भोपाल।
और इधर राजस्थान में जिले और संभागों की समाप्ति के बाद शेष जिलों के पुनर्गठन के बारे में राजपत्र यानी कि गजट जारी हो गया है। इसके अलावा समाप्त किए गए 9 जिलों के विलय के 12 जिले और 13 संभागों के लिए 4 जिलों का पुनर्गठन किया गया है। 9 जिलों को रद्द कर राजस्थान सरकार ने बचाए सालाना 9,000 करोड़ रुपए। भाजपा का आरोप, पूर्व की कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया जिलों का गठन। कई जिलों के गठन में तय मापदंडों का पालन नहीं किया गया था। जिलों के गठन से प्रशासनिक व्यवस्थाएं लागू करना बड़ी चुनौती। राजस्थान में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय बनाए गए नए जिले और संभागों की समाप्ति के बाद शेष जिलों के पुनर्गठन के बारे में राजपत्र जारी हो गया है। एक अनुमान के मुताबिक 9 जिलों के समाप्त होने से राज्य को सालाना करीब 9,000 करोड़ रुपए बचने का अनुमान है। नए जिलों की समीक्षा में आबादी, जनसंख्या घनत्व और आर्थिक समृद्धि के अवसरों पर प्रमुखता से देखा गया है। इसी के आधार पर 9 जिलों को समाप्त किया गया है, जबकि 8 जिलों को बरकरार रखा है। राज्य पर अनावश्यक भार डालना और जनता को उससे कोई राहत नहीं मिलना, इसलिए राजस्थान सरकार ने जनहित में और राज्य के हित में जो अनावश्यक जिले थे उनको समाप्त कर दिया और जो जिले वास्तव में आवश्यक थे उनको रख दिया गया। राज्य सरकार ने दूदू, सांचौर, केकड़ी, शाहपुरा, नीम का थाना, अनूपगढ़, जोधपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण और गंगापुर सिटी जिलों को निरस्त किया है। इसके अलावा सीकर, पाली और बांसवाड़ा संभाग को भी निरस्त करने का फैसला किया गया है। अब राज्य में कुल 41 जिले होंगे। इनमें 33 पुराने और 8 नए जिले शामिल हैं। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी भी भाजपा सरकार के इस फैसले की सराहना कर रहे हैं। एक समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने जो निर्णय लिया है वह मुझे लगता है व्यापक जनहित में है। आज के ज़माने में जब तकनीकी युग इतना अच्छा हो गया है तो भौतिक रूप से कहीं जाने की और इसका कोई खास आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसी भी रूप में आप हर जगह आप सरकार घर पे पहुंच सकती है लोगों के, तो इसके लिए इतने जिले बनाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी और सरकार का ये निर्णय बहुत सही निर्णय है। राजस्थान में जिन जिलों को रद्द किया गया है वहां के स्थानीय निवासी भी राजस्थान सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। अस्तित्व में काम होना चाहिए था, ये दूदू जिला निरस्त होना था और जयपुर जिले में मर्ज हो गया। जयपुर जिले में हम रहना चाह रहे थे। हम भजन लाल जी शर्मा का स्वागत करते हैं। अभी जो नया फैसला है जिला घोषित ना करके इन जिलों को हटाया गया है, ये बहुत ही अच्छा फैसला है। जयपुर जिले में जो जोड़ा गया हमें जयपुर ग्रामीण से हटा करके और सबसे अच्छा निर्णय लिया। राजस्थान में जो 9 जिले समाप्त किए गए हैं उनमें से कुछ जगह अतिरिक्त जिला कलेक्टर व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोले जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इधर अमेरिका में नववर्ष के दिन न्यू ऑरलियंस में कैनाल एवं बॉर्बन स्ट्रीट मार्ग पर एक चालक ने भीड़ में ट्रक से लोगों को रौंद दिया। घटना में 15 लोगों की मौत हो गई और 30 अन्य लोग घायल हो गए। FBI ने बताया कि हमले के बाद पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में चालक मारा गया है। FBI को ट्रक से मिला इस्लामिक स्टेट का झंडा और कई हथियार हैं। वहीं न्यू ऑरलियंस में हुए हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घटना की निंदा की और कहा कि पूरे अमेरिकी लोगों के साथ वे भी शोक मना रहे हैं। बात बांग्लादेश की करते हैं। बांग्लादेश के चटगांव अदालत आज चिन्मय कृष्णदास की जमानत याचिका पर सुनवाई कर सकती है। 20 वकीलों की एक टीम चटगांव की एक अदालत में चिन्मय कृष्णदास की जमानत के लिए पैरवी करेगी। 3 दिसंबर 2024 को हुई पिछली सुनवाई में चिन्मय कृष्णदास का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई वकील उपस्थित नहीं हुआ था। इससे पहले कोर्ट ने जमानत पर जल्द सुनवाई की याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि बांग्लादेश सम्मिलितों सनातनी जागरण ज्योति के प्रवक्ता चिन्मय कृष्णदास ने याचिका दायर करने वाले वकील को अधिकार नहीं दिया है। बता दें कि चिन्मय कृष्णदास 25 नवंबर को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार के बाद जेल में बंद हैं। इससे पहले रविवार को बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने परिषद द्वारा भेजे गए एक बयान में दास की रिहाई की मांग की थी। और बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। कभी नक्सल हिंसा के लिए पहचाने जाने वाले बस्तर में अब देश विदेश के टूरिस्ट पहुंचने लगे हैं। बस्तर की वादियों में पर्यटक बिना किसी डर के घूम रहे हैं। बस्तर में बदलते हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चित्रकोट वाटरफॉल को देखने के लिए रात के वक्त भी पर्यटक पहुंच रहे हैं। देखिए बस्तर से हमारी एक खास रिपोर्ट और इसके साथ ही समाचार में हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। बस्तर छत्तीसगढ़ का कश्मीर, बस्तर में लगी पर्यटकों की बहार।
नक्सल हिंसा से पीड़ित बस्तर में अब देश विदेश से पर्यटकों की भरमार। नक्सलगढ़ में हिंसा पर लगाम लगते ही पर्यटकों की भारी भीड़। बस्तर की सुंदरता सोशल मीडिया के जरिए देश दुनिया तक पहुंच रही है। बस्तर में 5 सालों में पर्यटकों की संख्या 50% बढ़ी। चित्रकूट वाटरफॉल बस्तर के सबसे सुंदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक। जंगल, नदी, संस्कृति का अनूठा मेल कहीं देखने को मिलता है तो वो भारत का छत्तीसगढ़ है, जहां के हर जिले में प्रकृति, आदिवासी संस्कृति और धार्मिक मान्यता की भरमार देखने को मिलती है। बस्तर को छत्तीसगढ़ का कश्मीर भी कहा जाता है। बस्तर में घने जंगल, ऊंची पहाड़ियां, झरने, गुफाएं और वन्य प्राणी हैं। ऐतिहासिक रूप से बस्तर क्षेत्र को रामायण में दंडकारण्य नाम से जाना जाता है। पहले जहां बस्तर की पहचान नक्सलियों की दहशत से थी और बाहर से पर्यटक यहां आने से डरते थे, लेकिन अब बस्तर में विकास की बयार बह रही है। देश विदेश से पर्यटक साल 2025 के पहले दिन बस्तर के चित्रकूट वाटरफॉल को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। बस्तर की तस्वीर बदल रही है। सरकार द्वारा विकास कार्यों और आर्थिक सुधारों के प्रयास से यहाँ के लोग मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं। नक्सलवाद का अंत अब सिर्फ एक लक्ष्य नहीं बल्कि हकीकत बनता जा रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में बस्तर ने 2024 में विश्व भर में अपनी नई पहचान बनाई है। वहीं बस्तर में रहने वाले लोगों का कहना है कि बस्तर में नक्सली समस्या बहुत कम हुई है और अब बस्तर में पर्यटक पहुंच रहे हैं। नक्सली समस्या बहुत कम है, इसलिए पर्यटक ज़्यादा आ रहे हैं। पहले ना बारूदी सुरंग ज़्यादा होता रहा और पुलिस के साथ मुठभेड़ होता रहा, अब उतना नहीं है, इसलिए जल्दी आ रहे हैं ज़्यादा। बस्तर में बहुत पहले नक्सली थे, अभी खत्म हो गया है, रोड सब बन रहा है। बस्तर में पर्यटन बहुत आ रही है। जैसे जैसे बस्तर से लाल आतंक का साया मिट रहा है, वैसे ही बस्तर देश के पर्यटन मानचित्र में काफी तेजी से उभर रहा है। कभी नक्सल हिंसा के लिए पहचाने जाने वाले बस्तर में अब देश विदेश से पर्यटक पहुंचने लगे हैं। बस्तर की वादियों में पर्यटक बिना किसी डर के घूम रहे हैं। छत्तीसगढ़ का बस्तर अपनी खूबियों और नए संगीत सौंदर्य से भरपूर है। छत्तीसगढ़ का बस्तर जो कभी नक्सलवाद का गढ़ माना जाता था, अब बदलाव की ओर बढ़ रहा है। अपने कैमरा सहयोगी सोमदत्त साहू के साथ सोमेश पटेल, टीडी न्यूज़, छत्तीसगढ़।